हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं विवेक सर, आपका बायोलॉजी टीचर, आज आपके सामने एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो चलो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे टॉपिक के अलावा हमने देखा है कि कुछ बच्चों को कुछ खास तरह की टॉपिक में दिक्कतें आ रही हैं। जैसे क्लास 10th के बच्चों का एक आध कमेंट आया था कि हमें ना हेरिडिटी की टॉपिक से दिक्कत आ रही है। तो क्यों ना हेरिडिटी जैसे चैप्टर जो क्लास 10th में है, सीबीएसई बोर्ड या किसी भी दूसरे स्टेट बोर्ड में भी ये आता ही है। तो हेरिडिटी क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हेरिडिटी पढ़ ले आ जाए हम लोग। तो इसमें देखते हैं हम लोग को कैसे क्या करना है। तो चलो, हमारे पास ये हमारा टॉपिक है हेरिडिटी। ऑलरेडी यहाँ थोड़ा मेंशन कर रखा है हमने। तो चलो यहाँ से देखते हैं हम लोग हेरिडिटी से कहानी करेंगे। तो चलो देखो, हेरिडिटी से रिलेट करके हम लोग कोई बातें करते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, ठीक है ना। तो चलो कहते हैं क्या कि जैसे कि क्लास 10th में हमारा ये टॉपिक है हेरिडिटी का। तो चैप्टर का नाम है हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी और इवोल्यूशन दो अलग अलग टॉपिक आता है, ठीक है। तो इवोल्यूशन की बातें हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमने ना हेरिडिटी पढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हेरिडिटी की बात हम करने जा रहे हैं। ये हेरिडिटी आ गया। तो हेरिडिटी क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन। जैसे चैप्टर का नाम है हेरिडिटी, तो हेरिडिटी है क्या। तो हेरिडिटी अगर समझना है हम लोगों को, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। सबसे पहले हेरिडिटी का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर का ट्रांसफर होना। कहां ट्रांसफर होना, कहां से कहां तक ट्रांसफर होना। तो कहते हैं कि फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना। फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना हेरिडिटी कहलाता है। या फिर इसको दूसरे सेंस में भी कहते हैं कि फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि माता पिता से उनके बच्चों में, उनके संतानों में, ठीक है। तो हेरिडिटी का मतलब क्या है कि माता पिता के गुण जब उनके बच्चों में जाते हैं, तो यही पॉइंट जो है हेरिडिटी कहलाता है। अक्सर एक बात की चर्चा होती है कि अपने गांव में, समाज में चर्चा की विषय वस्तु होती है कि जैसे कोई कहता है कि ये बच्चा बिल्कुल अपने माता पिता की तरह दिखाई दे रहा है, इस बच्चे का ये गुण इससे मैच कर रहा है, उससे मैच कर रहा है। तो ये जो फैमिली में जो कैरेक्टर्स आपस में मैच करते हैं, मिलते जुलते हैं, ये कैसे मिलते जुलते हैं, क्या कारण है। तो इन सभी कारणों का अध्ययन जिस टॉपिक से हम लोग रिलेट करके पढ़ते हैं, बायोलॉजी के जिस पार्ट में पढ़ते हैं, वही पार्ट हेरिडिटी कहलाता है ना। वही पार्ट हेरिडिटी कहलाता है। हालांकि हेरिडिटी अपने आप में एक छोटा सा टर्म मात्र है। इसको हम एक खास बायोलॉजी के ब्रांच के अंडर में पढ़ते हैं और उसका नाम है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे, बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है। अब एक छोटी सी बात यह है कि जैसे कि हेरिडिटी जो है कहता है कि कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है। तो हेरिडिटी में ऐसा क्या होता है, कौन है जो कैरेक्टर का ट्रांसफर करता है। तो हमें ये याद रखना चाहिए, एक वर्ड आता है डीएनए। तो डीएनए एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कैरेक्टर को क्या करता है, कैरी करता है। तो हमने यहाँ डीएनए का फुल फॉर्म लिख दिया, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो यहां से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। और डीएनए क्या है, डीएनए कैरेक्टर को कैसे कैरी करता है, हम लोग इसके बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि डीएनए क्या है, डीएनए कहाँ होता है, ठीक है ना। तो हमारा अगला जो यहाँ पर पॉइंट आता है सेल। हम लोग सेल के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। हम एक जनरल सा सेल ले लेते हैं। जैसे सेल है, तो सेल का ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, जिसको कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, है ना। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस। तो तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ जाते हैं सेल के। वह है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के इनसाइड में एक स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम आता है क्रोमोसोम, ठीक है। और कहते हैं कि ये क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए का बना होता है और साथ साथ प्रोटीन का बना होता है। ये वर्ड हमें ध्यान रखना है कि डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर ही क्रोमोसोम कहलाता है, ठीक है। खास करके क्रोमोसोम के नंबर को हम लोग महसूस करें तो ह्यूमन का सेल अगर हम लेकर चलते हैं, ह्यूमन हम खुद हैं, तो ह्यूमन को समझना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग ह्यूमन के सेल को समझते हैं। ह्यूमन के सेल में बताया जाता है हम मानव में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं,
46 क्रोमोजोम होता है और ये 46 क्रोमोजोम 23 पेयर्स में होते हैं। कितने पेयर्स में होते हैं बुआ? 23 पेयर्स होते हैं। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम ये हो जाते हैं ह्यूमन के बॉडी के सेल्स में। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा और इसका स्टडी करते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो कहते हैं कि अभी आप क्लास 10th में भी पढ़े हो और आप क्लास 8th में भी पढ़े हो। कहते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग थिंग अपने जैसे अपने संतान को जन्म देते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये रिप्रोडक्शन अगर हम लोग ह्यूमन के केस में समझे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम खुद एक ह्यूमन है। क्योंकि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से ही क्रोमोजोम का रिलेशन है, कैरेक्टर का ट्रांसफरिंग है। अगर हम कहते हैं कि कैरेक्टर जो है कैरी होता है, माता पिता से उनके बच्चों में जाता है, तो सबसे पहले माता पिता से उनके बच्चे का निर्माण कैसे होता है, पहले उनके फॉर्मेशन कैसे होते हैं, ये अगर हम नहीं जानेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि कैरेक्टर जाएगा, है ना। तो जब बच्चे का निर्माण हो रहा है ना, बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, तभी जाके हम समझेंगे कि क्रोमोजोम का डेवलपमेंट हो रहा है, क्रोमोजोम का फॉर्मेशन हो रहा है, कैरेक्टर कैरी हो रहा है। तो जैसे कि देखो, हम जानते हैं जैसे मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, ऐसे हम अगर लेके चलते हैं तो मेल पेरेंट को हम यहाँ पर फादर और फीमेल पेरेंट को हम यहाँ पर मदर नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो मेल पेरेंट हो गया, फीमेल पेरेंट हो गया। मेल पेरेंट में स्पर्म का डेवलपमेंट होता है, फीमेल पेरेंट में हम कहते हैं एग सेल का या ओवम का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब स्पर्म है और यहाँ ओवम सेल है। स्पर्म सेल में हम जानते हैं यहाँ पर स्पर्म को बना है, हमने बताया है कि एक सेल जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूक्लियस होती है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होता है। और कितना क्रोमोजोम है? 23 क्रोमोजोम है। सेम टू सेम केस एक सेल में भी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम जिसका नंबर कितना है? 23 होता है। और 23 स्पर्म का, 23 ओवम सेल का, दोनों का फ्यूजन होता है, तब जाइगोट बनता है जिसमें 46 क्रोमोजोम होते हैं। और यही जाइगोट आगे चल के ग्रो करता है और बच्चे का निर्माण करता है, बेबी का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर ये बातें हो गई रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कि मदर एंड फादर मिलकर एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं। तो मदर और फादर मिलकर एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं, तो मदर और फादर के कैरेक्टर भी तो बच्चे में जाएंगे। तो कैसे जाएगा कैरेक्टर? तो कैरेक्टर को ले जाने वाला क्रोमोजोम है। ये 23 क्रोमोजोम स्पर्म का जो फादर से आया है, ये 23 क्रोमोजोम मदर का जो एक सेल से आया है। ये दोनों बॉडी के, दोनों पेरेंट के जो क्रोमोजोम है, दोनों कैरेक्टर हैं, वो जाइगोट में जा रहे हैं, बच्चे में पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब चलो यहां से आगे समझते हैं। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लोग क्रोमोजोम को लेकर चलते हैं। ये आ गया क्रोमोजोम। ठीक है, अब एक और पहली चीज आपको हम बता देना चाहते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा बात आपको हम समझा दें क्रोमोजोम को लेकर कि जनरली ऐसा हम कहते हैं कि क्रोमोजोम जो होता है क्रोमोजोम टोटली वैसे दो टाइप्स के बताते हैं हम लोग कि एक एलोजोम्स कहलाता है, एक क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम कहलाता है ना। एलोजोम और सेक्स क्रोमोजोम, ये दो तरह के क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में या जनरली किसी बॉडी में दो तरह के क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, जैसे अगर ह्यूमन की हम बात करें एग्जांपल के तौर पर ह्यूमन की, तो ह्यूमन में 44 जो है 44 एलोजोम्स हो जाते हैं, जिसको कि हम ए से डिनोट करते हैं। और सेक्स क्रोमोजोम जो है XY मेल के केस में और XX फीमेल के केस में हो जाते हैं। ठीक है, ये बताया जाता है। तो ह्यूमन के बॉडी के सेल में जो क्रोमोजोम्स हैं, ठीक है, उस हिसाब से ये 46 है। और 46 ये डिप्लॉयड सेल कहलाता है। डिप्लॉयड सेल की बात करें, क्योंकि जैसे ही सेल की कहानी शुरुआत होती है, तो जरा अगर हम इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें तो यहाँ देखो बाबू, 44 प्लस XY, अगर हम मेल की बात करें तो मेल के केस में 44 प्लस XY, जिसमें 22 प्लस X 22 प्लस Y, है ना। तो ये आ जाते हैं, ये एलोजोम्स हो गए। ये क्या हो गया? एलोजोम्स हो गया। ये एलोजोम्स हो गया, है ना, ए से डिनोट करते हैं। और ये क्या हो गया? XY सेक्स क्रोमोजोम हो गया मेल के केस में। फीमेल के केस में 44 प्लस XX डिनोट करते हैं हम लोग। और यहाँ पर 22 गैमेट के फॉर्म में अलग अलग, XY XX फीमेल के केस में डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एलोजोम्स हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये सेक्स क्रोमोजोम हो जाते हैं फीमेल के केस में। तो एक बात बताई जाती है कि अलग अलग पार्ट में जब ये गैमेट के फॉर्म में होते हैं तो ये हैप्लॉइड नंबर होता है। गैमेट के फॉर्म में हैप्लॉइड नंबर,
मेल में भी हैप्लॉइड नंबर, फीमेल में भी हैप्लॉइड नंबर, जैसे कि 23, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, चाहे 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, है ना। मतलब अगर मेल है तो 23 हो जाएगा, 22 और एक एक्स 23, या फिर वाई 22 और एक वाई, ये 23 हो जाएगा। उसी तरह फीमेल 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, तो ये फीमेल के केस में आ जाता है। ठीक है, तो मेल और फीमेल के केस में गैमेट को समझना है तो 23 क्रोमोजोम को समझना होता है। और जब नंबर ऑफ क्रोमोजोम आधे हो जाते हैं तो ऐसे सेल को हम लोग हैप्लॉइड सेल कहते हैं। तो हम लोग की बॉडी में आपको पता होना चाहिए स्पर्म सेल हैप्लॉइड सेल होता है, और ह्यूमन फीमेल की बात करें तो एक सेल हैप्लॉइड सेल होता है, बाकी सबके सब सेल डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। यहाँ पर हम आपको बता भी रहे हैं हैप्लॉइड का डिनोटेशन एन, स्मॉल एन से डिनोट होता है, इसका अर्थ होता है 23 क्रोमोजोम। डेफिनेशन जैसा है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन द सेल, जैसे गैमेट्स में होता है, यानी क्रोमोजोम का नंबर अगर आधा हो किसी सेल में तो गैमेट कहलाता है। जैसे मेल के केस में स्पर्म हो जाता है और फीमेल के केस में एग सेल आ जाता है। ठीक है, और ऐसे सेल को हैप्लॉइड सेल कहते हैं। फिर अगर चले यहाँ पर तो फिर बात आती है डिप्लॉइड सेल की। डिप्लॉइड सेल 2n के फॉर्म में होता है, 46 है। तो यहाँ कहते हैं कि डबल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, यहाँ पर डबल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं जो सेल में रहते हैं। अगर ह्यूमन की हम बात करें तो ह्यूमन में बहुत सारा ऐसा सेल है, ह्यूमन में जैसे बोन सेल, ब्लड सेल, स्किन सेल एक्सेट्रा, बहुत सेल है। कहा जाता है कि ह्यूमन की तो बॉडी में टोटल नंबर ऑफ सेल की संख्या कितनी होती है, लगभग 200 प्रकार की होती है। हमारे ह्यूमन बॉडी में लगभग 200 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, 200 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जिसमें से ओनली वन टाइप ऑफ ऐसा सेल है जो मतलब कि हैप्लॉइड सेल होता है, बाकी सब का सब डिप्लॉइड सेल होता है। हैप्लॉइड सेल का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ, जो कि मेल के केस में स्पर्म में होता है, फीमेल के केस में ओवम में होता है। ठीक है, लेकिन वही बाकी किसी सेल्स में 46 एक डिप्लॉइड सेल होता है। ठीक है, फिर भी इन क्रोमोजोम्स के नंबर से आगे चल के हम लोग एक बात समझने का प्रयास करते हैं। क्रोमोजोम के थोड़े स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ठीक है, क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो क्रोमोजोम का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर यहाँ देखा जाए तो ये क्रोमोजोम के आर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पोर्शन, और यहाँ बीच में है सेंट्रोमियर। ठीक है, इसके 4 आर्म, 1 2 3 4 आर्म दिखाया जा रहा है। आर्म का एक छोटा सा हिस्सा ही लिया जा रहा है, ये वाला, और इसी को ओपन करने का प्रयास करते हैं। और ओपन करते 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 आप देख लो यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये डीएनए का स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर डीएनए का है। और हमने आपको पहले भी बता रखा है कि क्रोमोजोम जो होता है डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। क्रोमोजोम बिना प्रोटीन का नहीं बनता है, एक खास तरह का प्रोटीन है, नाम है उसका हिस्टोन प्रोटीन, और भी बातें पढ़ेंगे आप। तो ये जो देखो अलग से हम जो राउंड शेप में स्ट्रक्चर हम लोग बना रखे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोटीन। तो यहाँ प्रोटीन है, यहाँ डीएनए है, और ये दोनों मिलकर क्रोमोजोम को निर्माण करता है। ठीक है, पहले भी बताया है कि डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। क्यों कहते हैं कि डीएनए ही एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो कैरेक्टर को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरी करता है, और जो एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में माता पिता से उनके बच्चों में, पेरेंट्स देयर ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर को कैरी करे, उसी को हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। एंड द केमिकल सब्सटेंसेस दैट कैरी characters from parent to their offspring is called genetic material। यानी वो केमिकल सब्सटेंसेस जो कैरेक्टर को एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में, माता पिता से उनके बच्चों में ले जाए, हम उसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आ गई। इसी को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्पर्म और ओवम के फॉर्म में दिखाए हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे रहता है 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई, टोटल 44 प्लस एक्स वाई, यहाँ पे 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, और टोटल 44 प्लस एक्स एक्स फीमेल के केस में रिप्रेजेंट किया जाता है स्पर्म और ओवम सेल को, जो स्पेशल सेल हो जाता है ह्यूमन बॉडी में या किसी भी एनिमल के बॉडी में। ठीक है, तो ये एक बेसिक बातें आ जाती हैं जो कि हमें जाननी चाहिए। थोड़ा सा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, थोड़ा सेल से रिलेटेड है, क्योंकि हमें पढ़ना है हेरिडिटी के बारे में, और हेरिडिटी कैसे काम करेगा हम लोग आगे इसके बारे में देखेंगे। तो आपको इससे रिलेटेड और भी सारी वीडियोस मिलेंगी इस चैप्टर से, हेरिडिटी से, और हेरिडिटी का ये फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद बहुत सारे वीडियोस आपको कंटिन्यू इसके बाद मिलते चलेंगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइफ साइंस बायोलॉजी के नाम से, और बेल आइकन कीजिए, ताकि इसके बाद आपको कंटिन्यूअस सीरीज में प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिलता चले। तब तक के लिए थैंक यू। इसको रिवाइज कीजिए आप।